पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे वैज्ञानिक वर्षों से इस सवाल के जवाब की तलाश कर रहे हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, जिसके जवाब के रूप में पहले हमने बात की थी प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की, जो हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाला एक ग्रह था। और आकार में धरती जैसा ही था, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इसके सतह पर पानी होने की संभावना भी जताई थी और ये अगले सुपर अर्थ का प्रबल दावेदार भी लग रहा था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी खतरनाक रेडिएशन, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने इसे नेक्स्ट अर्थ की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इसके बाद वैज्ञानिकों की नजर एक और रहस्यमय खोज की ओर गई, ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम, जो हमारे सौर मंडल से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर था। और इस सिस्टम में एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार मौजूद था, जिसके चारों ओर 7 ग्रहों का एक अनोखा परिवार चक्कर लगा रहा था। और इसका एक ग्रह ट्रैपिस्ट-1e को देखकर वैज्ञानिकों की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी थी। दरअसल ये ग्रह भी आकार में धरती जैसा था और सबसे खास बात ये अपने सौर मंडल के हैबिटेबल जोन में आता था, यानी ऐसा इलाका जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता था। कुछ समय के लिए वैज्ञानिकों को लगा शायद यही पृथ्वीवासियों के लिए अगला घर हो सकता है जहां जीवन की संभावनाएं हों। लेकिन जब उन्हें ट्रैपिस्ट-1e की कुछ चुनौतियों के बारे में पता लगा तो उनकी उम्मीद एक बार फिर बिखर गई और इसलिए अब वैज्ञानिक ऐसे किसी पृथ्वी की तलाश में हैं जहां परिस्थितियां प्रोक्सिमा बी और ट्रैपिस्ट सिस्टम से अलग हों। पर ऐसे किसी पृथ्वी की तलाश के लिए हमें सबसे पहले ऐसे किसी सूर्य की तलाश करनी होगी। आकाश गंगा, जहां आज अरबों खरबों चमकीले तारे मौजूद हैं। इनमें से कुछ तारे धीमी रोशनी वाले हैं तो वहीं कुछ धमाकेदार रेड डॉर्फ हैं। एक बात तो तय है, अगर वाकई में हमें किसी जुड़वा पृथ्वी की तलाश करनी है तो ऐसे में हमें एक जुड़वा सूरज की तलाश करनी होगी, क्योंकि जहां हमारे सूर्य जैसा कोई सूर्य मिल गया उस स्टार सिस्टम में हमारी पृथ्वी जैसी पृथ्वी होने की संभावनाएं काफी अधिक होंगी। क्योंकि अगर स्टार अपने सूर्य जैसे आकार और खूबियों वाला अगर हो तो वहां पर किसी हैबिटेबल ग्रह पर जीवन के पनपने की संभावनाएं अधिक होंगी, जैसे कि केपलर 452b हमारे सौर मंडल से तकरीबन 1800 लाइट ईयर दूर एक एक्सोप्लैनेट जो हमारे सूर्य जैसे ही एक तारे का चक्कर लगा रहा है। ये ग्रह हमारी धरती से इतना मिलता जुलता है कि इसके ऊपर एक साल भी तकरीबन 385 दिन का है, यानी कि हमारी धरती से मात्र 20 दिन अधिक। यानी कि ये ग्रह अपने स्टार का चक्कर बिल्कुल उतनी ही दूरी पर लगा रहे हैं जितना कि हमारी पृथ्वी, और यही हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। पर इसमें एक परेशानी है, यह आकार में धरती से काफी विशाल है, यानी कि ये एक सुपर अर्थ है। जहां तक हमें पता चल पाया है यह बाह्य दुनिया हमारी पृथ्वी से 5 गुनी बड़ी है, वहीं इसकी चौड़ाई भी पृथ्वी से तकरीबन 60% अधिक है और इसलिए हम इसे एक सुपर अर्थ मान रहे हैं। और अजीब बात तो यह है कि इस स्टार सिस्टम में मौजूद अधिकतर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एक सुपर अर्थ हैं, अर्थात इन सभी ग्रहों का आकार ही पृथ्वी से काफी बड़ा है। पर क्या पृथ्वी जैसा दिखने वाला यह जायंट प्लैनेट क्या हमारा दूसरा ठिकाना बन सकता है? क्या ये हमारी खोज को विराम लगाने की ताकत रखता है? आइए जानने का प्रयास करते हैं।
अगर हम इससे जुड़ी बातों पर ध्यान दें तो इसमें से काफी चीजें हमारे फेवर में नजर आती हैं, जैसे कि इसका अपने स्टार से दूरी, अपने तारा मंडल के गोल्डीलॉक जोन में स्थित होना और इसके तारों का सूर्य की तरह होना। पर एक चीज जो हमारे पक्ष में नहीं जा रही है वो है इस ग्रह का मास, क्योंकि यह किसी भी ग्रह के ग्रेविटी पर काफी बुरा असर डालता है। वैज्ञानिकों की माने तो इसके मास के अनुसार इसकी सतह पर ग्रेविटी भी धरती से 2 गुनी होगी, जिससे इस पर इंसानों का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आप धरती पर एक 25 किलो के चावल की बोरी उठाते हैं तो केपलर 452b पर आपको ये बोरी 50 किलो की महसूस होगी। अगर धरती पर आपका वजन 50 किलो है तो आप केपलर 452b पर 100 किलो के होंगे, जिससे यह कहा जा सकता है कि केपलर 452b पर एक आम इंसान तो नहीं पर हाँ सुपर ह्यूमंस का वास हो सकता है। पर परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर आज धरती पर से किसी शिप को स्पेस में लॉन्च करने में इतनी अधिक ऊर्जा और इतने विशाल मशीन लग जाते हैं तो सोचिए केपलर 452b पर जहां ग्रेविटी यहां से दोगुना होगी वहां पर इस ग्रह को छोड़ के ऊपर उड़ान भरना कितना हैक्टिक हो जाएगा। यहां तक कि धरती की तरह हम वहां भाग दौड़ और कूद भी नहीं पाएंगे। ऊपर से ग्रेविटी के अधिक होने से केपलर 452b का वायुमंडल भी काफी घना होगा। इसके ऊपर अत्यधिक बादल इकट्ठा होंगे और भारी मात्रा में एयर भी इसके ऊपर अटका रहेगा, जिससे कि इंसानों पर पड़ने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 गुना हो जाएगा और शायद धरती जितनी हाइट वाले इंसान वहां पैदा ही ना हो। इसकी सबसे बड़ी परेशानी एटमॉस्फेयर को लेकर ही होगी। अत्यधिक ग्रेविटी की वजह से इसके एटमॉस्फेयर काफी घने और गर्म होंगे, जिससे हमें धरती पर रहने जैसा एहसास तो नहीं पर वीनस जैसा एहसास जल्द जरूर होने लगेगा। यानी कि पृथ्वी की तलाश में हमने इस बार एक सुपर वीनस ढूंढ लिया था। अब तक हमने जितनी भी नई पृथ्वी तलाशी हैं उनमें से एक भी हमारे ग्रह पृथ्वी को रिप्लेस करने के लायक नहीं है, जिससे अब यह सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसी कोई दूसरी दुनिया मौजूद है भी कि नहीं है, या फिर हमारी खोज ही गलत दिशा में हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस दुनिया की तलाश कर रहे हैं वो एक ग्रह हो ही ना बल्कि एक उपग्रह हो। साल 2017 केपलर टेलीस्कोप को मिला हमारे सौर मंडल से तकरीबन 8000 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य के जैसा एक तारा, और इसके दिखते ही एस्ट्रोनॉमर डेविड किपलिंग और उनकी टीम इस तारे की जानकारी हासिल करने में जुट गई। दरअसल इस तारे के पीछे लगने के पीछे का कारण इसका चक्कर लगाने वाला एक ग्रह 1625b था, जो जुपिटर के जितना विशाल एक आइस जायंट था। पर हम इस ग्रह की वजह से इससे जुड़ी जानकारी हासिल नहीं कर रहे थे। इसकी जानकारी हासिल करने के पीछे का हमारा मकसद इस ग्रह का सर्कुलर ऑर्बिट और उसमें चक्कर काट रहा इसका मून था। प्लैनेट केपलर 1625b वैसे तो इंसानों के रहने के लायक नहीं था, पर यह अपने तारा मंडल के गोल्डीलॉक जोन में स्थित था और इस वजह से इसके मून भी इसी जोन का हिस्सा होंगे। पर अफसोस काफी तलाश के बावजूद इन्हें इसके मून्स के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि ये बेहद छोटे थे और इसे टेलीस्कोप से कैप्चर कर पाना आसान नहीं था। दरअसल सामान्य तौर पर किसी भी प्लैनेट के मून्स औसतन काफी छोटे ही होते हैं, पर वैज्ञानिक इस ग्रह के मून की तलाश इस वजह से कर रहे थे क्योंकि यह प्लैनेट बिल्कुल जुपिटर जैसा था, और हम सभी जानते हैं कि जुपिटर का मून गैनीमेड धरती का 40% जितना विशाल है। पर केपलर 1625b के मामले में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर अगले साल 2018 में मून्स को ढूंढने का काम हबल टेलीस्कोप को सौंपा गया, और हबल से जो चमत्कार की उम्मीद वैज्ञानिक कर रहे थे उसने वो कर भी दिखाया।
हबल ने केपलर 1625b का चक्कर काटने वाले एक नहीं बल्कि दो मून्स ढूंढ निकाले। यह धरती के इतिहास में पहली बार था जब 100 प्लैनेट्स के बाद किसी 100 मून्स का वैज्ञानिक खोज कर पाए थे। यह वाकई हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम बेहद खुश थे। हमारी वर्षों की मून हंट की मेहनत सफल हुई थी। बेशक इस 100 मून पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ढूंढी जा सकती थी, पर यहाँ का आसमान इंसानों को कभी धरती जैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि यह एक ग्रह नहीं बल्कि एक उपग्रह था। अर्थात इसकी सतह से इसका विशालकाय रिंग्ड प्लैनेट चक्कर काटता हुआ नजर आता। पर जैसा कि हमने पिछली कई बार देखा, किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना होने के लिए हर चीज का परफेक्ट होना इतना जरूरी था। इसलिए यहाँ भी हम तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। दरअसल यह 100 मून जिस प्लैनेट का चक्कर लगा रहा था वो तो गोल्डीलॉक जोन में था, और इससे इस 100 मून पर लाइफ पनपने की उम्मीद भी थी। पर वैज्ञानिकों को इस बात का संदेह था कि कहीं ये अपने ग्रह के जैसा ही गैसियस मून तो नहीं था, और आगे की तलाश में यही बात निकलकर सामने भी आई। वैज्ञानिकों ने जिस 100 मून्स को ढूंढ निकाला था वो मून भी एक गैसियस 100 मून था, यानी कि वहां पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं थी। पर किसी 100 मून्स का मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, और अब वो ये मानकर चल रहे थे कि अगर उन्हें ऐसे ही और 100 मून्स मिले तो उनके लिए अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने का और भी विकल्प खुल जाएगा। पर वैज्ञानिकों ने अभी तक हार नहीं मानी है। अब तक उन्होंने 100 प्लैनेट्स को देखा, 100 मून्स पर अपने जीवन की तलाश की, और तो और सूर्य जैसे तारे को भी ढूंढने की कोशिश की। पर इनमें से किसी में भी उन्हें वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल सका जो हमारी पृथ्वी और सूर्य के साथ है, और इसलिए अब वैज्ञानिक अपनी इस खोज को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हैं। हम अब तक इसलिए भी असफल रहे क्योंकि पृथ्वी जैसा ग्रह मिलने के लिए शर्तें काफी सारी हैं, और एक ग्रह का उन सभी शर्तों पर 100% उतरना जरूरी है, जैसे कि सूर्य से दूरी, उसका आकार, उसका मास, उसका वातावरण इत्यादि। और एक बार जब यह सब मिल जाए तो उस ग्रह का ठोस होना जरूरी है। पर कोई ग्रह बाहर से पृथ्वी जैसा हो यह तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी पृथ्वी जैसा ही होगा, और चीज भी उसके हैबिटेबल होने के क्राइटेरिया में शामिल होंगी। दरअसल हमारी दुनिया बाहर से जितनी अनोखी है, अंदर से भी यह उतनी ही अनोखी है। इसके सतह के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स न सिर्फ धरती पर पहाड़ों का निर्माण करते हैं, बल्कि इसी से धरती का तापमान या जलवायु भी काबू में है। यानी कि अगर हमें पृथ्वी जैसा एक हैबिटेबल ग्रह चाहिए तो उसमें हमारे पृथ्वी जैसा ही टेक्टोनिक प्लेट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कोर होना चाहिए, और उसकी ऊपरी क्रस्ट भी धरती के जैसे ही लेयर्ड होनी चाहिए। तभी जाकर हम उस पर रह पाएंगे और इसका तापमान लंबे समय तक एक समान बना रहेगा। पर आखिर हम प्लैनेट के अंदर इतनी दूरी से कैसे झांक सकते हैं? आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि एक प्लैनेट के अंदर हमारे अर्थ जैसे फीचर्स हैं या नहीं? और इसका एकमात्र जवाब है उस ग्रह पर मौजूद पहाड़। दरअसल ये पहाड़ ही इस बात का संकेत है कि प्लैनेट के अंदर गतिविधियां चल रही हैं और ये जीवित है, क्योंकि पहाड़ों का निर्माण किसी ग्रह के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से होती हैं। और चाहे कोई 100 प्लैनेट्स कितनी भी दूर हो, वैज्ञानिक इस बात का पता लगा सकते हैं कि आखिर उसका सरफेस समतल है या फिर उस पर बहुत से छोटे बड़े पहाड़ और टीले हैं। पर इस टेक्टोनिक से पहाड़ों की खोज के लिए बेहद भारी और थकाऊ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स किसी स्टार की रोशनी का पता लगाकर भी प्लैनेट्स के जियोलॉजिकल कंपोजिशन का पता लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा करना काफी हद तक संभव होता है। हम ऐसा कर पाते हैं
कि क्योंकि हम जानते हैं कि मोटे तौर पर जब स्टार बने हैं तभी वो प्लैनेट बने हैं। ऐसे में वो मटेरियल के एक ही विशाल क्लाउड की उपज हैं और इसलिए अगर किसी तरह स्टार की कंपोजिशन का पता लगा दिया जाए तो उसके हेल्प से प्लैनेट का मोटा मोटा जियोग्राफिकल फीचर से पता लगाया जा सकता है। दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्स की लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में बांटकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उनमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और एक बार अगर इन एलिमेंट्स का पता चल जाए फिर इसके आसपास मौजूद प्लैनेट्स का कंपोजिशन भी काफी हद तक वही होता है। जैसे कि नए रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जिस ग्रह की सतह में बहुत ज्यादा सिलिकॉन और सोडियम होता है वो धरती से काफी अलग तरह के चट्टान का निर्माण करते हैं। इसमें बनने वाले चट्टान काफी ठोस होते हैं जिससे इनमें टेक्टोनिक एक्टिविटी ना के बराबर देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का इकट्ठा होना देखा जाता है जो आगे चलकर इस ग्रह के लिए काफी खतरनाक साबित होती है। उदाहरण के लिए आप वीनस को देख सकते हैं। वीनस पर आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से यह किसी खौलते तेल की तरह उबलती रहती है और जीवन का यहाँ तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि एक नए पृथ्वी की खोज करने से पहले और यह ऐलान करने से पहले कि वह नई दुनिया पृथ्वीवासी के रहने के लायक है, हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर उस प्लैनेट का भीतरी कंपोजिशन क्या है। और इसलिए अगर सचमुच किसी दूसरी पृथ्वी की खोजना चाहते हैं तो आपको सारे बॉक्सेस टिक करने होंगे। वो नई पृथ्वी का मास, साइज, सन से डिस्टेंस, कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर, हर चीज पृथ्वी जैसा ही होना चाहिए। और इसमें एक्सोप्लैनेट्स का बाहरी एटमॉस्फेयर का सही होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही अपने ऊपर पनप रहे जीवन को सींचता है और बाहरी खतरों से सुरक्षा देता है। आप हमारे सोलर सिस्टम को ही देख लीजिए। इसमें भीतरी भाग में 4 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। पर इनमें से मरकरी पर एटमॉस्फेयर बेहद पतला है, वीनस का एटमॉस्फेयर बेहद मोटा है और मार्स का हाल भी कुछ वैसा ही है। एकमात्र पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ही परफेक्ट है और इसलिए यहाँ जीवन पनप रहा है। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स बस इन एक्सोप्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर का पता ही लगा सकते थे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अब इतनी सटीक जानकारी निकालकर इसे आसान कर दिया है। यह बेहद मुश्किल काम है। अगर हम वाकई में किसी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर का पता लगाना चाहते हैं तो इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स को बेहद सटीक मेजरमेंट की जरूरत होती है। दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट का पता तब लगा पाते हैं जब वो एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार के सामने से गुजरता है, जिससे लाइट का एक छोटा हिस्सा उसके किनारों को प्रकाशित करता है और फिर उसकी मदद से वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि आखिर इसका वायुमंडल किस चीज से बना है, यह कितना गर्म है और यह कितना घना है। पर अब तक हमें ऐसा कोई ग्रह नहीं मिल पाया है। हाँ, पर अब हालात बदलने वाले हैं। हाल ही में नासा ने पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट ढूंढने के मकसद से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे यानी कि टेस। दरअसल यह सैटेलाइट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह अपने कैमरे से आसमान के सबसे चमकीले तारों पर नजर रख सकता है क्योंकि यही वो तारे हैं जो सबसे नजदीक है और वहां पर पृथ्वी जैसा एक्सोप्लैनेट्स मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। और अब तो वैज्ञानिक ऐसे तरीकों की नेक्स्ट जनरेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश में हैं जिससे ऐसी खोज में काफी बारीकी से जानकारी हासिल की जा सकेगी। और ऐसा ही एक टेलीस्कोप जो वर्तमान में बनकर तैयार हो चुका है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप न सिर्फ हबल से 7 गुना ज्यादा पावरफुल है बल्कि इसके साथ यह ब्रह्मांड की उन गहराइयों में झांकने में सक्षम है जहां आज तक हबल नहीं पहुंच पाया है। और मुमकिन है कि आने वाले समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप निश्चित ही
हमें पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने में मदद करेगा? इस सवाल का जवाब आज भी शायद है, क्योंकि पृथ्वी जैसी दुनिया सिर्फ एक ग्रह नहीं होती, वो एक परफेक्ट बैलेंस्ड है। तापमान, गुरुत्व, वातावरण, रासायनिक तत्व और टेक्टोनिक एक्टिविटी का, और इनका एक साथ मिलना आज भी एक चमत्कार जैसा है। फिर भी वैज्ञानिकों की खोज जारी है, क्योंकि खोज ही तो विज्ञान की आत्मा है। और जब तक जेम्स वेब टेलीस्कोप और टेस जैसे मिशन काम कर रहे हैं, हमारी उम्मीदें आज भी जिंदा हैं। कौन जानता है, शायद अगली पृथ्वी अगली सदी से पहले ही हमारे सामने हो। अंत में, अगर आप इस तरह के और भी अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी देखना चाहते हैं तो KS ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और याद रखिए, हम चाहे ब्रह्मांड में कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन अंत में यह हमें समझना होगा कि हमारी असली पृथ्वी भी एक चमत्कार है और इसे बचाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है।